नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन भारत के संविधान के लागू होने और भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित करने का दिन है। हालांकि भारत तो 15 अगस्त 1947 को ही एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, जब सदियों की गुलामी के बाद इसे आजादी मिली थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाने के साथ ही ये एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की रक्षा करता है। 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही भारतीय गणतंत्र की एक तरह से आधिकारिक और ऐतिहासिक जन्म हुआ और इस दिन को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता दी गई। आज गणतंत्र दिवस के खास मौके पर इस कार्यक्रम में हम संविधान बनने की कहानी और 26 जनवरी के महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गणतंत्र दिवस हमारे लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और इसका सबसे सशक्त नजारा 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले भव्य परेड में दिखाई पड़ता है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रदर्शन के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर की झांकियों की कलात्मक प्रस्तुतियां देखकर हर भारतवासी गर्व से भर जाता है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि सत्ता किसी व्यक्ति, राजा या सरकार की नहीं, बल्कि संविधान और जनता की होती है। यह दिन अधिकारों का उत्सव है, लेकिन उतना ही कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। साथ ही देश की संप्रभुता, लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों की भी याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस हमें अपने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान और आस्था भाव को मजबूत करने का अवसर देता है। गणतंत्र दिवस के महत्व की बात करें तो यह केवल एक राष्ट्रीय अवकाश का दिवस नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित है और 26 जनवरी को हम इन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जताते हैं। 26 जनवरी का दिन हमें राष्ट्र की विविधता में एकता का संदेश भी देता है। दरअसल भारत विविधताओं से भरा देश है, जहां अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं हैं। और गणतंत्र दिवस इस बात का प्रतीक है कि इतनी विविधताओं के बावजूद हम सब एक हैं। गणतंत्र दिवस परेड की झांकियां इस एकता को दर्शाती हैं। Serving active Horse Cavalry Regiment in the world. With 39 battle honors, their motto Ashwa Shakti Yashabal. गणतंत्र दिवस उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का भी अवसर है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जिनके त्याग और बलिदान की वजह से आज हम एक स्वतंत्र गणतंत्र में रह रहे हैं। यह दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। यह दिन हमें अपने मताधिकार और नागरिक जिम्मेदारियों के महत्व को समझने में मदद करता है। गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता दिवस से थोड़ा भिन्नता से देखना चाहिए। स्वतंत्रता हम उसको कहते हैं कि हमारे ऊपर विदेशी शासन चला गया, लेकिन जब हम गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो सोल सॉवरन है। सोल सॉवरन का मतलब वो संप्रभु है, अब उसके ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है और हमारे यहाँ जो भी शासन करेगा वो अब वंशानुगत नहीं होगा। गणतंत्र दिवस प्रत्येक भारतीय में राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना जगाता है। यह दिन हमें अपनी भारतीयता पर गर्व करना सिखाता है और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार यानी स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे देश भर में लागू कर दिया गया। तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 26 जनवरी 1930 से ही हर साल गांवों, मोहल्लों, शहरों में हजारों लोग छोटे छोटे, बड़े बड़े दल बनाकर ब्रिटिश शासन से भारत की पूर्ण आजादी की प्रतिज्ञा लिया करते थे। इसीलिए इस दिन नए गणतंत्र का उदय होना स्वाभाविक था। हालांकि इस गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान और संविधान के बनने की कहानी भी
कम दिलचस्प और संघर्षपूर्ण नहीं है। आइए जानते हैं संविधान के बनने की आखिर क्या है कहानी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1600 ईस्वी में भारत आए थे। शुरू में व्यापारिक कामकाज तक सीमित रहने वाले अंग्रेजों ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकारों पर भी कब्जा जमा लिया। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद तो ब्रितानी हुकूमत ने आधिकारिक तौर पर भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और यहीं से शुरू हुई असली आजादी की जद्दोजहद। लंबे संघर्ष के बाद 1930 आते आते देश में पूर्ण स्वराज की मांग जोर पकड़ चुकी थी। हालांकि भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख जो भले ही इन शब्दों में या इस नाम में विशेष ना हो, पहली बार भारत शासन एक्ट 1919 के लागू होने के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद अगस्त 1928 में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार करने की मांग की। ये पहला मौका था जब संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई। इसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। 1938 में घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। कांग्रेस की इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध आते आते ब्रिटिश हुकूमत पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव काफी बढ़ गया था। इस दबाव के चलते 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत के स्वतंत्र संविधान के प्रारूप के प्रस्ताव के साथ भारत भेजा, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम दलों ने क्रिप्स के प्रस्तावों को नकार दिया। आखिरकार 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को खारिज कर दिया। कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव रखा था। इन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है यूनियन होगा और प्रोविंसेस। तो यूनियन का मतलब है सारे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स होता है, और वहाँ उस वक्त जो स्टेट्स कहा जाता था वो प्रिंसली स्टेट्स है, मतलब जो राजा महाराजाओं के जो रजवाड़े हैं वही थे, उसको स्टेट्स कहा जाता था। बाकी जो स्टेट्स यूनाइटेड प्रोविंस वगैरह जो यूपी जैसे स्टेट्स थे वो उनको प्रोविंस ही कहते थे। तो यूनियन होगा, प्रोविंसेस और स्टेट्स, ये तो सब मिलकर के यूनियन बनेगा। तमाम भारतीय नेताओं से बातचीत और चर्चा करने के बाद कैबिनेट मिशन ने 16 जून 1946 को भारत के भावी संविधान के निर्माण के सिद्धांत और प्रक्रिया पर अपना प्रस्ताव पेश किया। आखिरकार कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए प्रस्तावों के तहत जुलाई से अगस्त 1946 के बीच संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देसी रियायतों को मिली 93 सीटें भर नहीं पाईं क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। इस तरह नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी करीब हर बड़ी शख्सियत शामिल थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया, लिहाजा पहली बैठक में कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा के उद्देश्य सामने रखे गए। इन उद्देश्यों में ही दरअसल सभा का ढांचा और उसके कामकाज की झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
BN राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। संविधान बनाना एक पार्ट था और उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। और संविधान बनाने के अलावा जो महत्वपूर्ण काम है वो आप उसके देखिए उनके पास क्या जिम्मेदारियां थी। आप यहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके पास एक तो डिवाइडेड सोसाइटी थी हमारी, तो हमें रिकन्सिलिएशन, सोसाइटी के भीतर रिकन्सिलिएशन करना, डिफरेंट ग्रुप्स थे, ये सोसाइटी ऑफ कन्फ्लिक्ट थी हमारी, और हमारा नेशन बना भी नहीं था, तो उसको बना, नेशन बिल्डिंग, नेशनल यूनिटी एक फैक्टर था, रिकन्सिलिएशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स थे, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट था, इन सब को हमें रिकन्साइल करना था। और फिर हमें ये देखना था कि पीपल को कैसे एम्पावर करें, एम्पावरिंग द पीपल, और फिर देखना था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन हम कैसे करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश करनी थी। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीना और 18 दिन में 11 प्रमुख बैठकें की। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस दिन संविधान को पहली बार पढ़ा गया। इस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को सर्वसम्मति से अपना लिया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। साथ ही संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश पर लागू हो गया। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है, और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। भारत का संविधान देश की संस्कृति और इतिहास को भी बखूबी दर्शाता है। इसका प्रमाण है कि संविधान में हाथ से बनाई गई 22 पेंटिंग्स जो इसके हर भाग में मौजूद है। दरअसल मूल संविधान में 22 भाग थे, इसलिए इसके प्रत्येक भागों को कलात्मक शैलियों के चित्रों से सजाया गया है। इनमें मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध के उपदेश, महावीर के जीवन, मौर्य, गुप्त और मुगल काल के अलावा गांधी, सुभाष, हिमालय से लेकर सागर आदि तक के चित्र बने हुए हैं। दरअसल इन 22 चित्रों के जरिए भारत की महान परंपरा की कहानी बयां की गई है, जिसकी शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के शेर से। इन चित्रों को महान चित्रकार नंदलाल बोस और उनके छात्रों द्वारा बनाया गया था। संविधान से जुड़ी एक रोचक बात यह भी है कि इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई है और इसे लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने। भारत के बेहतरीन सुलेखक रायजादा ने पेन होल्डर निब से मूल संविधान के हर पन्ने को बेहद खूबसूरत इलैटिक अक्षर में लिखा है। संविधान निर्माण के समय इसके निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इसे एक बेहतरीन संविधान बनाना, जिसमें भारतीय मूल्यों के साथ साथ तमाम विशेषताएं भी मौजूद हों। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने करीब 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें जो भी प्रावधान अच्छे लगे भारतीय संविधान में उसको शामिल किया गया। हालांकि इसके बाद भी संविधान पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव है। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बैठक शुरू होने के साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भारत की विविधता, संस्कृति, भाषाओं और बोलियों को कैसे इसमें समाहित किया जाए ताकि सब संतुष्ट भी हों और कोई विवाद न हो।
और इसके लिए संविधान सभा में तमाम विषयों पर लंबी चर्चाएं हुई। इसके लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनकी अच्छाइयों को संविधान में शामिल किया। हालांकि संविधान का मूल प्रारूप भारत सरकार अधिनियम 1935 ही रहा। इसमें से करीब 250 अनुच्छेद सीधे सीधे या थोड़े बहुत बदलाव के साथ लिए गए। इस अधिनियम से जो चीजें संविधान में ली गई उसमें द्वैध शासन की स्थापना, संघीय व्यवस्था, अलग प्रांतीय सरकार का प्रावधान, राज्यपाल का कार्यकाल, संघीय न्यायालय, संसद की सर्वोच्चता और संसद में द्विसदन व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण और आपातकालीन उपबंध शामिल हैं। हमने ये संसदीय प्रणाली अपनाई है और संसदीय संप्रभुता माने द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ये इसमें दिखाया गया है। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया गया है। इसके साथ ही ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया। वहीं संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल जैसे विषय संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। इसके अलावा संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन का तरीका लिया गया। वहीं तत्कालीन सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, जबकि गणतंत्रात्मक स्वरूप और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए। तो इस तरह दुनिया के कई देशों के संविधान से प्रेरणा लेने के बाद जब हमारा संविधान बना तो इसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। ये भारतीय संविधान की खासियत है कि इसके लागू होने के बाद से देश में न केवल लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई बल्कि केंद्र और राज्य के साथ स्थानीय स्वशासन का रास्ता भी साफ हुआ। आखिर हमारा संविधान दुनिया में अनोखा क्यों है और इसकी क्या खास विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। भारतीय संविधान उसमें निहित तत्वों और मूल भावनाओं की वजह से दुनिया का सबसे अनोखा संविधान है। मूल संविधान को स्वीकार करने के बाद भी इसमें वक्त पर कई तरह के बदलाव होते रहे और इसमें वक्त के साथ अहम परिवर्तन किए जाते रहे। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भागों में विभक्त 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 1951 के बाद से हुए तमाम संशोधनों के बाद मूल संविधान से करीब 20 अनुच्छेद और भाग 7 को हटा दिया गया और करीब 90 अनुच्छेद और 4 भागों 4A, 9A, 9B और 14A को जोड़ा गया, जबकि 4 अनुसूचियां यानी 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा गया। दुनिया के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। भारत के संविधान को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हम कहते हैं और उसका मुख्य कारण है कि ये सबसे लेंदी संविधान है विश्व का और सबसे ज़्यादा समय लेकर ये संविधान बनाया गया। ऐसा कोई विषय नहीं है जो हमने संविधान में डील नहीं किया है। भारत के संविधान की एक और विशेषता ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी खासियत ये है कि ये न तो लचीला है न ही सख्त। भारत के संविधान के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था संघात्मक भी है और एकात्मक भी।
संविधान में संघात्मक संविधान की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। साथ ही आपातकाल के दौरान केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भी प्रावधान निहित है। एक ही संविधान में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें सिर्फ एक नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार का संसदीय रूप दुनिया में अनोखा है। देश में संसदीय संप्रभुता है तो न्यायिक सर्वोच्चता भी। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली उपलब्ध कराता है। संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और उनकी रक्षा भी करता है। इसके अलावा संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भी दुनिया में अनोखे हैं। संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है तो उसके साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने को भी कहता है। हमने रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को साथ लेगी। ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारे संविधान की कि हम रिजिड भी हैं कहीं पर और कहीं पर बहुत फ्लेक्सिबल भी हैं। और इसी रीज़न से ये कहाँ से आता है? ये आता है इसलिए क्योंकि हमने किसी एक को अपना सोर्स नहीं माना। हमारे पास फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्सेज हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूएस से हैं, यूके से हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, इवन यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर से हैं, इवन जर्मनी नॉट करेंट जर्मनी, वाइमार रिपब्लिक, वो भी हमारा सोर्स रहा है। इवन साउथ अफ्रीका से हमारा सोर्स रहा है। कुछ चुनौतियों के बावजूद भारतीय संविधान देश के आम नागरिकों के साथ साथ पिछड़े तबकों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और समानता की गारंटी देता है। हमारा संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार हासिल है। और ये संविधान लागू होने के साथ ही सभी को एक साथ हासिल हुआ, जो भारतीय संविधान की खास विशेषता है। भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग बांटा गया है। इसके अलावा संविधान में निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखाकार, संघ लोक सेवा आयोग जैसे स्वतंत्र निकाय की भी व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक तंत्र के अहम स्तंभों की तरह काम करते हैं। इसके अलावा मूल रूप से 2 स्तरीय यानी केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान है। यह हमारे संविधान की अहमियत को और बढ़ा देता है। संविधान में देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस तरह भारत का संविधान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और सत्ता के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने के काम को बखूबी अंजाम देता है। अनेक खूबसूरती और विशेषताओं से भरा हमारा संविधान समय और जरूरत के मुताबिक खुद में संशोधन का प्रावधान भी करता है। दरअसल संविधान सभा में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संसद के समक्ष न्यायपालिका की शक्ति को लेकर काफी चर्चा हुई थी और आखिर में प्रारूप समिति ने संविधान संशोधन की साधारण और जटिल प्रक्रिया के मिश्रण को अपनाया। संविधान सभा के सामने एक बड़ा सवाल ये भी था कि ये संविधान कब तक देश की जरूरतें पूरी कर सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें बदलाव कैसे किया जाए। इसका एक जवाब था कि जब ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया जा रहा है तो फिर संविधान में संशोधन के लिए ब्रिटिश मॉडल अपनाया जाए। ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है और वहां न्यायालय की भूमिका न्यायिक व्याख्या के दायित्व तक ही सीमित है। लेकिन संशोधन के इतने आसान तरीके पर कई सदस्य सहमत नहीं थे। आखिरकार तय हुआ कि भारत में मिश्रित व्यवस्था अपनाई जाए। भारतीय व्यवस्था में ना तो ब्रिटिश मॉडल जैसा लचीलापन है, ना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी सख्त प्रक्रिया। संविधान सभा ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया। संघीय व्यवस्थाओं में न्यायालय केवल विधि और कार्यपालिका के आदेशों की ही समीक्षा करता है, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान संशोधनों की भी समीक्षा का अधिकार दिया गया है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया। संशोधन की प्रक्रिया के लिहाज से संविधान के अनुच्छेदों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वो जिसे संसद में
साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। दूसरे वो अनुच्छेद जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है और तीसरे वो जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के संकल्प से स्वीकृत किया जा सके। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयकों के पारित करने की प्रक्रिया से अलग रखी गई है। अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी विधेयक को पारित करने के संबंध में दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान संविधान के संशोधनों संबंधी विधेयकों पर लागू नहीं होता। इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368(2) में बताई गई है। भारत के संविधान में 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 2023 में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।